चला गया, सत्य चला गया, वहाँ बोल दें सबका फोटो सब सेटेलाइट कहाँ से? दिल्ली से चलेगा। ऑफिस में ही दिल्ली गए हुए थे बहुत। हाँ ऑफिस में ही बना। ऑफिस तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। कौन बना? दिल्ली में First of June seems to be लेकिन जितना जल्दी कर लीजिए, बिहार में 15 जून के बाद बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। So they have suggested थोड़ा अगर एडवांस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 15th के बाद डिस्टर्बेंस हो सकता है। इन दिनों वैसे नॉर्मली लेट से थोड़ा
वर्षा हो रही है, लेकिन कोई जानता तो है। तो 15 मई से भी हो सकता है। 6 हफ्ता तक तो बिल्कुल कर लीजिए आप 15 मई से। सर इस बार जो है फिर वो UID अथॉरिटी से वो नंबर लेके कार्ड भी प्रोड्यूस करके देंगे। ये फॉर्म, ये 2 फॉर्म ये मकान सूचीकरण का फॉर्म है। इसमें घर कैसे हैं, कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और फिर कितने लोग हुआ है। 2010-11 की यह पहली जिला पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों की बैठक है। इसमें आप सभी का स्वागत है। मुख्य सचिव से अनुरोध है कि बैठक की कार्रवाई कृपया मुख्यतः इसलिए बैठे हैं कि आगामी साल के लिए, विशेष करके आगामी कुछ महीनों के लिए क्या प्राथमिकता, आप लोगों को एनुअल वर्क प्लान बनाना है और उसके आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट का इवैल्यूएशन और जानवरों के लिए भी पीने का पानी सुनिश्चित करना है, ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूडिंग फॉर एनिमल्स। 3 महीना काम का सीजन है और मजदूरों को आदरी के साथियों से अनुरोध है कि वे स्वागत गान प्रस्तुत करें। माई बहन बेटी के संग पढ़े भैया चला मिली जुली कथा कथा पढ़े बोला भैया महुआ से काम नहीं चले, अरे महुआ से काम नहीं चले, दिन भर करे काम खर्चा बोला भैया चला मिली जुली कथा 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 पढ़े मोरा भैया चला मिली जुली कथा कथा पढ़े घरे घरे सिंचा के मोरा भैया चला मिली सहवाल जी और यहाँ उपस्थित मित्रों, अक्षर विहार कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। आभार भी यहाँ आने के लिए आद्री और डॉक्टर सहवाल गुप्ता और उनके साथ काम कर रही टीम, विपॉल फेरेरे और माइल्स हर्टन की परंपरा में लोक चेतना और सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी यह संस्था काम करती रही है। इस व्याख्यानमाला का लगातार आयोजन और इसके लिए विशिष्ट लोगों को बुलाना उस परंपरा का निर्वाह है जिस परंपरा कार्यक्रमों की बड़ी उपयोगिता है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए खास तौर से आद्री लगातार प्रयास करता रहा है। पुनः आद्री को धन्यवाद देते हुए सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। एकेडमिक्स आए हैं और कई हिंदुस्तान से भी आए हैं, मगर फॉर फर्स्ट टाइम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरी ऑफ द कंट्री श्रीमती कुंदेश्वरी जी हम लोग के बीच में आई हैं। ये लेक्चर का जो मूल उद्देश्य है कि किस ढंग से समाज में चेंज लाना थ्रू एजुकेशनल इंटरवेंशन, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है माइल्स हॉटन एंड पॉल फेरेरे। एपिलिजियन रीजन है तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है
वो एक देखने का चीज़ है। We are extremely happy, madam, that you are visiting Bihar, where Bihar is on a threshold of change. And for the first time in the post-independence period, Bihar is witnessing a state where state has started functioning, or state has been in the process of being resurrected. Possibly this has not taken place in the post-independence period in this state. When Nehru was making a nation state, you will be surprised to know that even though Bihar was formed about 100 years ago, there was no Bihar Day. For the first time in 90 years, we had a Bihar Day only a couple of years back. So not only Bihar is being resurrected, the state is being formed, but it has started functioning, and there is some sort of a subnational cohesion which is developing, which will give a common sense of ownership, and possibly that will trigger some sort of a knowledge exuberance in this part of the country. We are holding this function for the last 16 years, primarily to honor the literacy activists, and this time Chief Minister's the Sakshar Achal program, they are going to be honored. But this is essentially a preparation for Sakshar Bharat program in the future. So, Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar ji, Honorable Deputy CM, Shri Sushil Kumar Modi ji, Chief Editor Prabhat Kabar, for me to be here today, to be giving the 12th Paulo Freire Minus Horton Memorial Lecture 2010 at Patna. Quite a few number of times, Shaibal Gupta ji had invited me to make myself available to come and give this memorial lecture, but unfortunately every time it was so decided that that's a great honor for me to be here, to be delivering this talk. And I'm very happy to hear Shaibal Gupta ji when he spoke about the resurrection of the state of Bihar, known for Nalanda once upon a time. I think it had sunk into equanimity, and now it is a pleasure to hear that there is going to be a restriction. There is going to be a complete new identity that is going to be given to the state of Bihar. And for me to be here in the state of Bihar at that point of a time, at such point of a time, at such important point of a time, I think is a great privilege for me. And having said that, we need the state governments to give us all the support that is required to make the programs of the Government of India a success. Not to look at it as standalone programs of the Government of India, but to realize very well and fairly well that these are programs that are going to bring a great change in the societal thinking, which is very essential today. But it is education that can actually broaden the minds of people to grow over the kind of hatred, the kind of division and the kind of terrorism or antisocial activities that exist in society today. And therefore, the importance of education has always been felt, but today we find it more important to devote greater attention and focus to education. Having said that, very few global goals have been as consistently and as universally supported as the notion that every child in every nook and corner of the world should be exposed to modern education on the basis of merit, unquote. India stands committed to this declaration. India is also party to the Convention on the Rights of the Child 1989, which inter alia recognized the development of the child's personality, talents, mental and physical ability to their fullest potential. Articulation, generate organizational energy and catalyze social action. We should aim at ushering in a paradigm shift in the concept of literacy. Shortly after the regional conference held last year, the National Development Council, presided over by the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, and attended by the Union Ministers and the Chief Ministers of States, approved the 11th five-year plan for the country. And I am glad to say
that the 11th plan outlay for adult education fixed at $1.5 billion represents a very significant improvement upon the allocation for the 7th, 8th, 9th and 10th plan periods, which was a meager $715 million. I am also happy to inform that India's 11th five-year plan incorporates the notion of lifelong education. This inclusion has facilitated a very significant reassessment of the program from the earliest sequential and fragmented approach of basic literacy. The National Literacy Mission is developing a series of instruments and models to facilitate this process. Be available within the village for teaching because the overall levels of education are very low in those same villages and areas. These areas would... थोड़ा सामने से आ जाइए मैडम, उधर 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 चलिए, उधर शशि किनारा आ जाइए मैडम, अरे मैडम थोड़ा और किनारा हो जाइए सर। पर लगातार किसी कार्यक्रम को आयोजित करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, साक्षरता पर बात हो रही है। हमारी सरकार ने भी प्रयास किया है और इस प्रयास का क्या परिणाम होता है, मैं एक घटना, एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहूँगा। एक मजदूर जो कमाने गया था पंजाब, वो प्रत्येक माह अपने घर मनी ऑर्डर से पैसा भेजा करता था और मनी ऑर्डर की जो पावती होती थी उस पावती पर अंगूठे का निशान लगा रहता था। एक बार जब उसको मनी ऑर्डर की पावती एक्नॉलेजमेंट मिला, उसमें कोई हस्ताक्षर किया हुआ था, उसको लगा कि मेरा पैसा किसी अन्य व्यक्ति ने विड्रॉ कर लिया, ले लिया है, क्योंकि मेरी पत्नी तो हस्ताक्षर करना जानती नहीं। मित्रों, ये साक्षरता का जो परिणाम है, मैं केवल आज के अवसर पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 2010-11 के बजट में हमने शिक्षा पर 8,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 8,220 करोड़, और ये इसमें 50% लगभग 5,000 करोड़ यह केवल प्राइमरी एजुकेशन पर है। मैं अवसर पर, आज के अवसर पर, चूंकि माननीय मंत्री यहाँ पर आई, मैं एक और बात का एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। चूंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात चल रही है कि राज्यों को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पैसे का प्रावधान करना है और राज्यों के पास जो संसाधन की सीमाएं हैं। अब जब सर्व शिक्षा अभियान की बात चलती तो मैं आंकड़ा देख रहा था, पिछले 3 साल से प्रति वर्ष लगभग 850-900 करोड़ रुपया हम अपने बजट में राज्यांश के रूप में प्रावधान करते हैं ताकि बाकी राशि हमको केंद्र से केंद्रांश के रूप में मिल सके। तो अगर बिहार जैसा गरीब राज्य 900 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया यदि केवल स्टेट शेयर के रूप में अगर उसको प्रावधान करना पड़ेगा तो बाकी कामों के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा। तो मैं केवल एक ही बात करना चाहूँगा, माननीय मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, और ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, दे आर द पुअर स्टेट्स, but most of the states are having problem because of the state share in सर्व शिक्षा अभियान। तो आप जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो प्रावधान करने जा रही, मुझे पता नहीं कि स्टेट्स को कितना शेयर देना पड़ेगा, लेकिन मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार को अधिक से अधिक इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। भूख जगी है, मैंने ऐसी भूख कभी, लोगों को भोजन की भूख तो मैंने देखा था, लेकिन शिक्षा की जो भूख होती है वो भूख दिखाई पड़ रही है। और अब लोग शिक्षा के बिना रुकने वाले नहीं है। जो कभी लोग कहते थे कि अगर रोटी नहीं मिलेगी तो क्रांति आएगी, तो अब लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्रांति हो जाएगी। लोगों में इतनी प्रबल भूख है और ये केंद्र राज्य दोनों का दायित्व बनता है और राज्य सरकार अपनी ओर से इसका पूरा सहयोग करेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरिक और प्रभात खबर को इस अभियान को चलाने के लिए अपनी ओर से
हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय। हरदम इस प्रयास में लगे हुए हैं और इसी से बिहार बदल रहा है। तो मैं अब लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। सब सड़ जाएगा। मोदी जी, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी, प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री हरिवंश जी, निदेशक डॉक्टर DN दिवाकर जी, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जन, मैं सबसे पहले प्रभात खबर और आद्री को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके पहले भी इनके कार्यक्रमों में आने का मौका मिला है और फिर एक बार इन्होंने 12वें व्याख्यान में बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। श्रीमती पुरंदेश्वरी जी ने अभी जो लिटरेसी के क्षेत्र में काम हो रहा है या काम होने वाला है, उसके बारे में अपने भाषण में जानकारी दी और इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या जरूरत है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसके पहले भी साक्षरता अभियान चले हैं, लेकिन दरअसल पहले जो अप्रोच था लिटरेसी कैंपेन के बारे में वो अपर्याप्त था। नतीजा हुआ कि अपने वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। सिर्फ हम लोगों को साक्षर बना दें, अक्षर ज्ञान करा दें और उसका इस्तेमाल करना उनको न सिखाएं या उसके लिए प्रेरित न करें, तो फिर कालांतर में वो सब इन चीजों को भूल जाते हैं और यही हुआ है इस देश में। इसलिए साक्षरता को शिक्षा के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन समस्या इस देश में तब आती है कि बीच बीच में नीतियां बदलती रहती हैं। अब एडल्ट एजुकेशन का दौर चला तो फिर बीच में धीमा पड़ गया। अभी इन्होंने हमसे अपने पूरे इस मिशन में सपोर्ट मांगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम लोग तो इस दिशा में पहले से आगे बढ़ चुके हैं। अभी 3 साल पहले हम लोगों ने यहाँ, और जहां तक मेरा स्मरण है इसी सभागार में, एक वर्कशॉप हमने किया था जिसमें देश भर के लिटरेसी के क्षेत्र में काम करने वाले जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया था। और हमारी चिंता थी कि जब भी सेंसस होता है तो जो निरक्षर लोग हैं, इलिटरेट्स हैं, उनकी संख्या सेंसस के फिगर जब पब्लिश होते हैं तो उसमें प्रकाशित किए जाते हैं पब्लिक, और लिटरेसी के मामले में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हम लोगों ने 2008 में सोचा कि अभी से ही तत्काल कुछ करना चाहिए, और वो 26 जनवरी का दिन था। सबको बुलाया, वर्कशॉप किया हम लोगों ने, और हम लोगों का आग्रह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कीम्स को नए सिरे से चालू करे, एम्फसाइज करे उस पर फिर से। और बिहार में हम लोग
ऐसा कुछ करें कि इस बार जो 2010 में सेंसस होगा और 2011 में जब फिगर कंपाइल होंगे और पब्लिश किए जाएंगे तो हमारे यहाँ लिटरेसी के मामले में हम थोड़ा बेहतर दिखें। इसलिए हम लोगों की चिंता तो पहले से रही। खैर, दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग चलती रही। अंततोगत्वा हम लोगों ने बिहार के लिए एक फीमेल लिटरेसी के लिए बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, जिसमें 40 लाख महिलाओं को साक्षर करने की योजना थी और पूरे स्टेट रिसोर्सेज से हम लोगों ने लास्ट ईयर 8 सितंबर को इसको लॉन्च किया। पहले तो अंदाज था कि 53 करोड़ खर्च होंगे और अब रिवाइज्ड आउटले है, इट्स नाउ 83 करोड़। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग सितंबर तक इस साल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 40 लाख महिलाओं को साक्षर बनाना, और सिर्फ साक्षर नहीं, फिर उसमें ये बात आई कि फिर हम सिर्फ उनको लिटरेट बनाकर छोड़ देंगे तो शायद उसका उतना लाभ नहीं होगा। तो उनको डेवलपमेंट के स्कीम्स की जानकारी देकर, उनसे संबंधित जो बातें उसकी जानकारी देकर उनको थोड़ा और बताएं, उनको और थोड़ा पढ़ाएं, ताकि उनको किताब आदि पढ़ने की रुचि जग जाए, कम से कम जरूरी कागजात पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाए। तो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है पूरे बिहार में, और इसके लिए 2 लाख अक्षर दूत काम कर रहे हैं और 40 लाख लोगों को लिटरेट बनाना है और सार्थक ढंग से लिटरेट बनाना है। तो ये काम हमारा चल रहा है। तो हम लोगों के लिए तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि हमें लगा कि सेंटर से देर होगी तो हमने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया, और इसमें 1 साल के अंदर 83 करोड़ खर्च करना बिहार गरीब राज्य के लिए, ये हमारे इस कमिटमेंट को दर्शाता है कि हम कितना ज्यादा इस प्रोग्राम को अहमियत देते हैं। अब सेंटर की तरफ से अक्षर भारत नाम से लिटरेसी का प्रोग्राम आया, तो मुझे बताया गया है कि टारगेट रख दिया गया है कि 7 करोड़ लोगों को लिटरेट बनाएंगे। एम्फेसिस हमारा होगा महिलाओं पर। एडल्ट एजुकेशन का अप्रोच है, स्वाभाविक है। और फिर जो हमारे ऑफिसर्स गए थे, अंजलि जी मीटिंग्स में गए थे, तो हमारे गवर्नमेंट का ये व्यू था कि इसको एक साथ लॉन्च किया जाए। It should be launched in each district simultaneously, but ultimately center has approved its launching only in 3 districts. What kind of impact it will generate? और 2012 तक आपको ये प्रोग्राम पूरा कर लेना। I don't know, we have 38 districts. How we can achieve the target? और हमने तो एक बेस बनाया। हमने यहाँ सबसे पहले 50% रिजर्वेशन दिया विमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, अर्बन लोकल बॉडीज में। बिहार में पहली बार हुआ, आज से 4 साल पहले 2006 में we implemented it in पंचायती राज institutions, and 2007 we similarly implemented in urban local body elections. Now we have more than 50% women representatives at each and every level. उसमें बहुत लोग लिटरेट नहीं रही होंगी, तो हमारा तो एम्फेसिस लिटरेसी पर इतना ज्यादा है, और खास करके फीमेल लिटरेसी पर। लेकिन अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे लाख कहने के बाद भी ये साइमल्टेनियसली एक एटमॉस्फेयर बनता है, सम सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड, और एक पूरा चारों तरफ एंथुसियाज्म आता है, सब लोग उसमें लग जाते हैं। और हमारा जो भी स्कीम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सल कवरेज दे रहे हैं। अब जैसे हमारा स्कीम भी, यू मस्ट नो इट, हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या कम थी। अपर प्राइमरी स्कूल जाती नहीं थी लड़कियां, बहुत कम जाती थी। हमने हर लड़की को जो भी अब अपर प्राइमरी स्कूल में जाती है, सबको हर साल स्कूल ड्रेस के लिए, शूज के लिए और एक बैग के लिए, हर एक लड़की
whether she belongs to BPL family or APL family, whether she belongs to scheduled caste, scheduled tribe or any other community. We have universal coverage. The result is tremendous. The enrollment has increased like anything. 3 times increase in enrollment we are witnessing in our primary schools. और इसके बाद फिर हाई स्कूल्स में दिया, सेकेंडरी स्कूल्स में क्लास 9 for purchasing bicycles. We have given money to purchase bicycles to each and every girl student in class 9. Whether she belongs to APL family, BPL family, Hindu family, Muslim family, SC family, ST family, OBC family, upper caste family. We have universal coverage. And that's why it has created an impact. And now number of girl students going in secondary schools have increased manifold. So that is the impact. I really welcome you. You have visited Bihar for the first time. I invite you to visit again Bihar, and please visit some rural areas. At the school time, you will find girls from each and every village going on cycles to schools. We did not witness such kind of scene in Patna, its capital city. But the whole atmosphere has changed. So that's why unless you cover any program universally and implement it whole hog, it will not create impact. So it's piecemeal scheme. Just implement it in 3 districts and wait, the other districts should wait for their turn to come. That is not going to create impact. So you just appealed us to implement it. We are implementing. On our own we are implementing. So please make certain modifications in your program, and there should be certain state specific autonomy. We will have to adopt certain everywhere new initiatives will have to be taken. इसलिए हम लोगों का तो जिसको कहते हैं गरज है, हम तो चाहते ही, हम सबको लिटरेट बनाना चाहते हैं, सबको एडुकेटेड बनाना चाहते हैं। एडुकेशन तो अधिकार है, शिक्षा अधिकार है, एम्पावरमेंट है, कोई किसी को ठग नहीं सकता। तो हम लोग तो चाहते ही हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट ठीक कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने। भाई पैसा, आपको मालूम है 1 साल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार में एडिशनल आउटले चाहिए 27,000 करोड़ रुपीस का, 27,000 करोड़ रुपए का। अभी हम 9,000 करोड़ रुपए पर पहुंचे हुए एजुकेशन का आउटले। हमारा पूरे राज्य का बजट है 53,000 करोड़ रुपीस का। आज की तारीख में प्लान नॉन प्लान सब जोड़ लीजिए तो 53,000 करोड़ रुपए का बजट है हमारा, और हमें 1 साल में 27,000 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें हम लोग, हमारा तो कहना है कि सेंटर शुड बियर द एंटायर कॉस्ट। सेंटर हैज द मनी, वी डोंट हैव मनी। We don't have money, neither we have mint. You have mint and money both. Reserve Bank is under your control. You decide everything about money circulation. We don't do that. We get bigger amounts from Finance Commission as devolution. Our claim was of rupees 3,80,000 crore before 13th Finance Commission. What we got? We got just 1,70,000 crore. So from where the money will come? The other states are demanding 10% state, 90% center. We are poor state. We demand 10% state, central government should fund it. Ultimately, if you decide, the central government has proposed that 55% center will bear and 45% state should bear. From where the money will come?
Just tell me 45% of 27,000 crore. How much it amounts? Where is the money? We have 53,000 crore annual budget. हमारे आईसी कुमार साहब बैठे हुए, हमारे पूर्व आईएएस पदाधिकारी अंजनी जी बैठे हुए, कहां से पैसा लाएंगे? अगर मान लीजिए कि सेंटर अंत में कहता है कि चलिए 2/3 1/3 हो, तो 2/3 1/3 का मतलब 9,000 करोड़ रुपए, और रेफर कर दिया फाइनेंस कमीशन को कि फाइनेंस कमीशन स्टेट्स की मदद करे। क्या मदद किया मालूम है? हार्डली जो मदद किया है उसको देखें तो स्टेट का शेयर चाहिए, अगर 1/3 भी देना पड़े तो 9,000। फाइनेंस कमीशन ने मदद किया 800-900 करोड़ रुपए की। आप जरा बताइए, जरूरत है 9,000 करोड़ रुपए की, अगर फाइनेंस कमीशन कहेगा 800-900 करोड़ रुपया देते हैं तो बाकी का 8,000 करोड़ रुपए कहां से? किसका पैसा काटे? सड़क बनाना बंद करें, बिजली के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बंद करें, जो दूसरे हमारे वेलफेयर के मेजर्स हैं उसको बंद करें, विधवाओं को पेंशन देना बंद करें, डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको पेंशन देना बंद करें। क्या बंद करें? किस स्कीम को काट दें? हमारे लिए सब जरूरी। गरीब आदमी के लिए जो योजनाएं चलती है वो भी नहीं कट सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कटौती नहीं हो सकती। तो भैया ठीक है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। वी वेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, एजुकेशन को मौलिक अधिकार में, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। आज कानून बना, हम तो खुश हैं, लेकिन भाई ये जस्ट कह देने मात्र से नहीं होगा। और हमारी तरफ से ये नहीं कि आज आप मिल गई है तो we have just met in this program and I am making this complaint. That is not the case. In each and every meeting, my officers had been raising this issue, and most of the meeting was attended by Mr. Anjani Kumar Singh. After every meeting, he used to inform me what has happened in the meeting. So I am in the know of the things. So it's not that I am just complaining before you. As you mentioned, you made an appeal that we should support the central government effectively, and for that universal coverage is required. So my earnest appeal to you is that please start this Sakshar Bharat program in all the districts, simultaneously. Then only it will create impact. And it will add value. We have already taken up 40 lakh women. We can further add to it. इसलिए अब एक ही गुजारिश है, निवेदन है, आप आई हैं, पहली बार आई हैं, ज्यादा आपको सुनाना ठीक नहीं है। आप आइए, you please do come, and you have to visit Nalanda, but it's not the right season to visit Nalanda. It's really exceptionally warm these days. Nobody had witnessed 43 degrees Celsius temperature in this month. So maybe due to climate change or due to some other reason. But anyway, please do come and you are most welcome. और अक्षर बिहार कार्यक्रम के लिए तो मैं हरिवंश जी को, सहवाल जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई दूं। वो कम ही होगा, सब लोग साक्षरता के क्षेत्र में इतना मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सब किसी को जब तक हम लोग साक्षर और शिक्षित, साक्षर ही नहीं शिक्षित न बना दें, तब तक हम विकास का लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। अगर कोई जरूरी चीज है विकास का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो वो है यूनिवर्सल एजुकेशन। सब किसी तक शिक्षा का लाभ पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर श्रीमती पुरंदेश्वरी जी का बिहार में और पटना में मैं स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि फिर आप आइए। ऐसे तो आ ही सकती हैं आप।
माननीय मुख्यमंत्री